नमस्कार। आज मैं बात करूंगा स्तनपान काल तथा गर्भावस्था के दौरान किस आहार का सेवन हमें करना चाहिए। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसमें तकरीबन लेडीज़ों का 10 से 12 किलो वज़न भी बढ़ना चाहिए और जनरली इसमें देखा गया है कि 5-7 किलो से लेके 10-12 किलो तक वज़न जो है बढ़ता है। जिनका 8-9 किलो से ज़्यादा और 12-13 के बीच में वज़न बढ़ता है, इस वज़न को अच्छा माना जाता है। लेकिन उससे कम जो है वज़न बढ़ता है, अगर लेस देन 7-8 किलो से कम, तो उसे जो है हम ये कहेंगे कि उनका जो है पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 10-12 किलो का वज़न गर्भावस्था के दौरान जो है बढ़ना चाहिए। तो अब ये बढ़ेगा कैसे? इसके लिए आपको जो है अपनी डाइट को थोड़ा सा डाइट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसमें आपको कार्ब्स और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही अच्छी क्वालिटी का फ़ैट भी, उसकी भी मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो कम से कम अगर कोई महिला 1500 से 2000 कैलोरी अगर ले रही है, तो उसमें एटलीस्ट जो है उन्हें 500-700 कैलोरी और इंक्रीज़ करना पड़ेगा गर्भावस्था के दौरान। इससे क्या होगा, अगर आप 10-12 किलो वज़न गेन करते हैं उस दौरान, तो एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा। उसमें खून की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, किसी भी प्रकार की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब इसमें चलिए हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे आपको फोकस रखना है? इसमें आपको आयरन और फोलिक एसिड। देखिए, आजकल सरकारों ने इस चीज़ को जो है बहुत ही सीरियस लिया है और जो है ये दोनों गोलियां मुफ्त जो है सरकार दे रही है, आयरन और फोलिक एसिड की। आप इसे जो है खाने के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। आयरन रिच फूड जो है आपके मिलेट्स में भी आयरन उपलब्ध है और आपके जो अन्य प्रकार के जो अनाज है उनमें भी उपलब्ध है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो आपको मिलेगा ऑर्गेनिक पीनट्स में। अगर आप ऑर्गेनिक पीनट 100 ग्राम खा लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक पीनट्स भिगोया हुआ, तो आपका तकरीबन 70% आयरन उसी से प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ 100 ग्राम ऑर्गेनिक मूंगफली से ही 70%। इसके अलावा जो आयरन रिच फूड है वो है आपका पालक जो है, उसमें आपको जो है काफ़ी आयरन मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें इस दौरान जो है आयरन रिच फूड पे फोकस करना चाहिए। न केवल यही बल्कि पीरियड्स के भी दौरान जो है आयरन की कमी हो जाती है। रीज़न क्या है कि ब्लीडिंग की वजह से ब्लड ज़्यादा निकलता है। अब हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि आयरन जो है वो ब्लड में ही होता है। अब जब ब्लड ज़्यादा निकलेगा तो ओबियस सी बात है उसके साथ जो है आयरन भी निकल जाएगा। तो इस तरह से अब आपने समझ लिया कि आयरन की कितनी इम्पोर्टेंस है। आयरन के बारे में मैं बता दूं कि आयरन का जो कार्य है वो है ऑक्सीजन को शरीर में ले जाना। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन चिपका होता है और अगर उसमें आयरन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन में आयरन नहीं होगा, तो वो ऑक्सीजन को चिपका नहीं सकता और अगर ऑक्सीजन उसके साथ चिपकेगा नहीं तो पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन जाएगा कैसे? अगर आयरन की कमी होगी तो आपके शरीर के अंदर खून की भी कमी होगी और आप हमेशा थका थका महसूस करेंगे। अब एक वो व्यक्ति जिसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है और एक वो व्यक्ति जिसको भरपूर मात्रा में आयरन नहीं मिल रहा है, तो वो इंसान जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत थका थका रहेगा, क्योंकि शरीर में तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन भी हमारे लिए एक तरह का भोजन ही है, ठीक है। जैसे हम भोजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हम ऑक्सीजन के बिना भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन तो देखिए, हम कितना पूरे दिन में कितना ऑक्सीजन ले लेते हैं, कितनी बार बार हम सांसें ले रहे हैं और ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो कितनी इम्पोर्टेंस है।
तो इसलिए आयरन जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे शरीर में। अब हम बात करेंगे फोलिक एसिड। देखिए फोलिक एसिड जो है वो खून बनाने में मदद करता है। आयरन जो है ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है और फोलिक एसिड खून बनाने में मदद करता है। अब आयरन की भी उतनी ही मात्रा में आवश्यकता है, उतनी ही मात्रा में फोलिक एसिड की भी आवश्यकता है। अगर फोलिक एसिड रहेगा ही नहीं हमारे शरीर में तो फिर खून बनेगा कैसे? और अगर खून ही नहीं बनेगा तो फिर खून जो है पूरे शरीर में ट्रैवल कैसे करेगा? और ट्रैवल नहीं करेगा तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सरकार जो है फोलिक एसिड और आयरन की दवाइयाँ गर्भावस्था के दौरान मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये बहुत ही अच्छा काम है। आप इसे जो है भोजन से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फोलिक एसिड हमारे जो है ये सभी नट्स हो गए, ठीक है। आप जो है ये मिलेट्स खाएंगे तो इसमें मिलेगा और सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको जो है ये मिलेगा। तो आप इनका जो है भरपूर मात्रा में सेवन करें। अब हम आगे बढ़ते हैं अच्छे प्रोटीन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता जो है बहुत बढ़ जाती है इस दौरान, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपके शरीर को ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक बच्चा जो अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वृद्धि हो रही है, उसको भी प्रोटीन की आवश्यकता है, उसको भी आयरन और कैल्शियम इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया कि अगर आप 10-12 किलो वज़न गेन करेंगे तो ही जो है बच्चे को एकदम बढ़िया प्रॉपर सारी चीज़ें मिल पाएंगी। और वेट तभी इंक्रीज़ हो पाएगा जब आप अच्छी चीज़ें खाएंगे, आप अपने कैलोरी का इंटेक, अपने प्रोटीन का इंटेक, आप अपने अच्छे फैट का इंटेक बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपको अच्छी क्वालिटी का जो है प्रोटीन, अगर आपके घर का दूध है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे प्रोटीन ले सकते हैं। दूसरा जो प्रोटीन का सोर्स है वो है ऑर्गेनिक पीनट्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का प्रोटीन इसके अंदर है। आप उसका सेवन अगर करते हैं, 100 ग्राम अगर आप खाते हैं तो 25 ग्राम आपको जो है प्रोटीन वहाँ से मिल जाएगा। और बाकी का प्रोटीन आप जो है इससे प्राप्त कर सकते हैं, आपको जो है मिलेट से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। दालों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गैस की समस्या हो रही है तो दालों का सेवन ना करें, क्योंकि आप जो है परेशान हो जाएंगे। दालें गैस बनाती है और वो लोग बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को, जो ऑलरेडी गैस को जो है गैस की तकलीफ़ को झेल रहे हैं। उसमें एक रीज़न होता है, एक्चुअली दालों का गैस बनाने का एक कारण है, एक वजह है। उसमें कुछ ऐसे कार्ब्स होते हैं जो कि हमारे शरीर द्वारा पचाए ही नहीं जा सकते हैं। अब वो कार्ब्स जब वो शरीर यहाँ से पचता नहीं है तो वो नीचे चला जाता है कॉलन्स में, वहाँ पे उसका पाचन करते हैं बैक्टीरिया। और जब वो उसका पाचन करते हैं तो बहुत मात्रा में गैस बनती है। दिस इज़ द रीज़न, यही वो कारण है जिसकी वजह से जो है दालें खाने से गैस बनती है। और वो लोग बड़े अच्छे से महसूस कर पाते हैं जो लोग गैस से परेशान हैं। हालांकि दालें जो है वो भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, लेकिन उससे भी बेहतर सोर्स को मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक पीनट्स। वहाँ से आप जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूध से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूध जो है आपके घर का ही होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए या फिर भैंस का होना चाहिए आपके घर का। तो इस तरह से जो है इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और कैल्शियम पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। कैल्शियम रिच फूड जो है वो आपको मिलेगा, स्पिनच से मिल जाएगा, ठीक है। स्पिनच में कैल्शियम है और सबसे ज़्यादा कैल्शियम है आपका तिल जो है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। थोड़ी सी मात्रा में भी अगर आप तिल खा लेंगे तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो जाएगी। बाकी थोड़ा थोड़ा कैल्शियम देखिए हमारे सभी फूड्स में होते हैं, सभी चीज़ों में होते हैं। आपका ऑर्गेनिक पीनट्स में भी मिल जाएगा कैल्शियम।
बनाना में भी होता है थोड़ा, ठीक है। और स्पिनच जो है, पालक जो है, उसमें भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम जो है होता है। कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में लेना है। विटामिन डी भगवान सूरज जी दे रहे हैं, ठीक है। आप धूप सेकिए आधा घंटा, आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। विटामिन डी कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन अगर आपने बढ़ाना है, अब्सॉर्प्शन का मतलब है अवशोषण, ठीक है। भाई किसी चीज़ को आप खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 100% ही अवशोषित हो जाएगा, शरीर द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। जिसको कहते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसको साइंस की भाषा में अगर बोलें तो इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, कि आपका शरीर कितना प्राप्त कर सकता है। अब मान लीजिए ये सामने पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ का जो छाल है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन हम उसे प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। आप खाएंगे तो पचेगा नहीं, ठीक है। दैट मीन्स उसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट बायो अवेलेबल, हमारे लिए बायो अवेलेबिलिटी फॉर्म में नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कुछ प्रकार के कैल्शियम्स होते हैं जो अवेलेबिलिटी फॉर्म में नहीं होते, बायो अवेलेबिलिटी फॉर्म में नहीं होते, वो अवशोषित नहीं हो पाते, लेकिन हम उसके अवशोषण को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जो स्पिनच में जो कैल्शियम होता है उसके अवशोषण को हम बढ़ा सकते हैं। विटामिन सी अगर हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में है, या जिस चीज़ को आप खा रहे हैं उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, तो उसका अवशोषण जो है बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से आपको विटामिन सी रिच वाले फूड पे भी फोकस करना है। विटामिन सी रिच वाले फूड आपको मिलेंगे, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें आपको मिलेगा। और इसके अलावा दूसरे जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी विटामिन सी जो है होता है, सब में विटामिन सी होता है, ठीक है। लेकिन विटामिन सी आपको तभी प्राप्त हो पाएगा जब आप कच्चा खाएंगे। अगर आप उसको आग पे रख देंगे, उबाल देंगे, तो वहीं के वहीं विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो सभी फ्रूट्स में विटामिन सी मिलेगा, सभी सलाद में आपको विटामिन सी मिलेगा, और भरपूर मात्रा में जितने भी सिट्रस वाले फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, उनमें आपको विटामिन सी जो है ज़्यादा मिलेगा। अब हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आँखों के लिए, ठीक है। आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आपको मिलेगा जो पीले फल होते हैं, जैसे कि पपीता हो गया, आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप 200 ग्राम भी पपीता खा लेंगे तो एक दिन का आपका विटामिन ए का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। सिर्फ 200 ग्राम पपीता। जितने भी पीले फल हैं, आप कैरेट खाएंगे तो उससे भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैरेट में कैरोटीन होता है। कैरोटीन जो है वो एक प्रकार का विटामिन ए का एक स्टेप पहले का रूप है, ठीक है। कोई चीज़ होता है एक स्टेप पहले का रूप है। कैरोटीन अगर आप खाएंगे तो वो शरीर में जाके विटामिन ए ही बनने वाला है। तो कैरोटीन रिच फूड अगर आप खाते हैं, दैट मीन्स आप विटामिन ए रिच फूड खा रहे हैं। हालांकि शरीर के बाहर वो कैरोटीन है, लेकिन शरीर के अंदर जाके वो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप पालक खाएंगे तो उसमें भी आपको विटामिन ए जो है मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे कि पालक जो है बार बार आ जा रहा है। इतना ज़बरदस्त है पालक के बारे में मैं जितना गुणगान करूँ उतना ही कम है। सभी प्रकार के विटामिन मिनरल्स आपको उसमें मिल जाते हैं पालक में। सिर्फ पालक ही अगर आप खा लेते हैं, लेकिन शर्त है कि उसको उबालना नहीं है, उसका जूस बना के पी लीजिए, आपको सारे विटामिन मिनरल्स आपको ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। कुछ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की मात्रा जो है थोड़ी कम होती है उसमें, लेकिन सारे के सारे विटामिन मिनरल्स उसमें उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से गर्भावस्था के दौरान तथा स्तनपान करवाने के दौरान जो है इन चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि देखिए स्तनपान जब आप करवाते हैं तो उससे भी सारी चीज़ें बच्चे के मुंह में जाती हैं, उसी दूध के थ्रू, ठीक है। उसी दूध के थ्रू ही सारी चीज़ें चली जाती है। अब जब वो आपके शरीर से निकलेगा तो आपके शरीर में उस चीज़ की कमी भी तो होगी, तो उसको पूरा करने के लिए आपको इन चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ नई जानकारी दे पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।